अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैंने आज आपके लिए एक लॉन्ग केस प्रिपेयर किया है। और क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप लॉन्ग केस करवा दें और स्पेसिफिक उन्होंने टॉपिक्स लिखे थे, तो सीओपीडी का मैंने केस आपके लिए प्रिपेयर किया है। हिस्ट्री वगैरह की कैसे लेनी है आपको, किस तरह से करना है उसको प्रोसीड। और उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि मैंने लास्ट जो मेरा केस डिस्कशन था प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस का, उसमें किसी ने भी मुझे कुछ नहीं लिखा। एक भी मुझे कमेंट नहीं आया। तो मैं कह रही हूँ पता नहीं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं तो सही ना। अब मैं ये इतनी मेहनत मैंने की है, मतलब ये कि कहाँ कहाँ से मैंने इकट्ठा करके ना आपके लिए लिखा है, ठीक है। ताकि आपको एक मेरे पास बहुत अच्छी बुक थी निकोलस एंड टैली, अगर आपको मिल जाए। वो मेरी किसी ने ले ली थी, तो आपको पता है लोग किताबें लेके वापस नहीं करते। तो मेरी किताब ना इस तरह से मुझे वापस नहीं मिली। अब मैं देखूंगी जाके अगर मुझे मिल जाएगी। तो बड़ी अच्छी किताब है निकोलस एंड टैली की, लॉन्ग केसेस उसमें बताए हुए सारे, तो बहुत अच्छे। अगर आपको वो मिल जाए ना, आप उसमें से कर लीजिएगा। अब जाहिर है मुझे मिली नहीं, वरना मैं उसी में से आपको प्रेजेंट कर देती। तो मैंने तो बहरहाल हैरिसन में से इसको फिर बहुत तफसीली जायज़ा लेके फिर आपके लिए लिखा है, ठीक है। तो प्लीज़ आपने फिर मुझे बताना है लॉन्ग केस। अगर ये कोई फ़ायदा नहीं कर रहा है आपको, तो फिर मैं लॉन्ग केस फिर ना करूँ। लेकिन मेरे ख्याल में तो कुछ तो फ़र्क पड़ेगा इससे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं। और सिर्फ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम देख लेते हैं सीओपीडी का केस अगर आ जाए तो आप किस तरह से हिस्ट्री लेंगे। अच्छा देखें, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप लॉन्ग केस के लिए जाते हैं ना, फाइनल वाइवा देने के लिए, तो हम लोग की उस वक्त भी जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो हम लोग की होती है, सबकी ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने केसेस देखे हुए हों एक दिन पहले, 2 दिन पहले। यानी कि हम जैसे मैं सिविल हॉस्पिटल में थी, सिविल हॉस्पिटल में भी देखे हुए हैं जी, जेपीएमसी में भी जाके देख लिए, और एनआईसीवीडी में देख लिए, और पता नहीं कहाँ कहाँ लोग तो और भी कहीं कहीं जाते हैं। मैं तो इन 3 जगहों पे जाती थी। तो आप ये ना खुश हों कि जो आपका केस देखा हुआ अगर आ जाएगा तो बड़ी आसानी होगी आपको। मैं आपको बता दूं, जो केस देखा हुआ आता है ना, उसमें ज़्यादातर लोग फेल हो रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपकी ना एक दिमाग में डायग्नोसिस उनकी पहले से आपको होती है, तो आप ना इतनी तगोदौ नहीं करते उनकी हिस्ट्री लेने में, क्योंकि आपको पहले से आपको पता है उसकी तो डायग्नोसिस ये है। अच्छा मैं आपको बता दूं, मुमतहिन जो भी एग्जामिनर है उसको कोई दिलचस्पी नहीं होती कि डायग्नोसिस क्या है। उसको सिर्फ ये चीज़ देखनी होती है कि आप डायग्नोसिस तक पहुंचे कैसे, किस तरह आपने सारे वो प्रोसीड कैसे किया, आपने हिस्ट्री ली नहीं ली, कैसे आपने डिस्टिंग्विश किया, अगर कोई सिम्टम बता रहे थे इससे उससे कैसे एक्सक्लूड किया। एक एक चीज़ वहाँ पे 3 अगर बैठे होते हैं एग्जामिनर और चेक लिस्ट होती है उनके पास, तो मतलब ये कि वो हर चीज़ देख रहे होते हैं ना, तो उस वक्त तो करामन कातबीन से बचना महाल है। मतलब ये कि आपने हर चीज़ देखनी है, और कुछ अगर आप भूल गए, जैसे ब्लड प्रेशर लेना भूल गए आप, तो बहस ना करें एग्जामिनर से कि मैंने लिया था। आप कहते हैं मैं भूल गया, बस भूलने में कोई वो नहीं होती। ज़ाहिर है इंसान है, भूल गया, नहीं लिया, टेम्परेचर नहीं चेक किया, वॉट एवर, लेकिन कोई बड़ा ऐसा कुछ ना करें ब्लंडर के आप जो देखना था वो देखा ही नहीं। तो बेहतर ये होगा कि हिस्ट्री पे इम्पोर्टेंस दें। ज़ाहिर है हिस्ट्री ही जो हमें पेशेंट दे रहे हैं, उसी से तो हम गाइडेंस ले रहे हैं ना, उसी से तो हमारा दिमाग काम कर रहा है कि क्या चीज़ होगी इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले बायोडाटा पे आ जाएं। नाम पूछें, एज पूछें। आप एज बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है कि डिजीज़ के हिसाब से कि कौन सी किस एज ग्रुप में प्रिवेलेंट होती हैं डिजीज़। जेंडर मेल में कॉमन है या फीमेल में कॉमन है। अब देखें ना, जेंडर इसमें जो है सीओपीडी मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। क्यों? इसलिए कि स्मोकिंग करते हैं मेल्स ना ज़्यादा यहाँ पे, इसलिए। प्लस अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा कॉमन है, और उसमें कम है विलेजेस वगैरह में। एयर पोल्यूशन आप देख लेते कि यहाँ पे ज़्यादा है, तो उसका भी कुछ इफेक्ट हो रहा होगा। दूसरे क्या है जेंडर का, अब जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसमें जेंडर डिफरेंस सीओपीडी में ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि औरतें भी स्मोकिंग उतनी ही कर रही हैं जितनी आदमी कर रहे हैं, तो उनमें तो कमी होता जा रहा है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो सीओपीडी मेल्स में ही ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। मैरिजल स्टेटस आपने पूछना है, बहुत सारी डिजीज़ में इसका भी वो होता है। ऑक्यूपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी
अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है, कोई सिम्टम बता रहा है आपको, तो ऑक्यूपेशन तो आपने पूछने ही पूछने हैं ना। एस्थमा के लिए आपने कहाँ काम करता है, क्या है, क्या एयर पोल्यूशन है वहाँ पे, या कोई फैक्ट्री वर्कर है जो ऑक्यूपेशनल यानी कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है ना, तो वो आपने सारी लेनी है कि क्या है, एस्बेस्टोस इंडस्ट्री या शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री में है, या कोल माइनिंग, गोल्ड माइनिंग और वॉट एवर, जो भी चीज़ है ना आपने पूछना है उससे बहुत अच्छी तरह। एजुकेशन इसका अंदाज़ा लगाने के लिए कि क्या क्या आप पूछेंगे तो पेशेंट समझ सकता है या नहीं। रेजिडेंस कहाँ है उसका, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जहाँ पे कंजेस्टेड एरिया और पॉवर्टी उसकी वजह से, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो वो उससे वेंटिलेशन है नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक्स, ठीक है, वो आपको समझ आ जाएगी जब पेशेंट से बात करेंगे। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स अब आपने पूछनी है, ठीक है। अब अगर COPD का पेशेंट है तो वो 3 कंप्लेंट्स आपको करेगा। एक तो हो गई कॉफ विद स्प्यूटम प्रोडक्शन और दूसरे एक्सर्शनल डिस्निया, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स कैसे लेंगे। अब देखें, जब भी कोई पेशेंट आपसे कॉफ की कंप्लेंट कर रहा है कि उसे खांसी है या उसके साथ बलगम आ रहा है या नहीं आ रहा, वॉटेवर, खांसी के लिए ना आपने सारे, मुझे अब तक याद है जब मैंने याद किया था ना, 7 क्वेश्चंस पूछने होते हैं आपने कॉफ के लिए, ठीक है, 7 याद रखें। सबसे पहले तो आप पूछेंगे कि उसकी कितना ड्यूरेशन है ना, तो उसमें ड्यूरेशन के हिसाब से हम डिवाइड कर देते हैं एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक कॉफ, ठीक है। तो इज द कॉफ एक्यूट, एक्यूट हम किसे कहेंगे, अगर 3 वीक से कम का ड्यूरेशन है ना उसकी कॉफ को, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट। और ज़्यादातर एक्यूट में एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, पर्टूसिस हो गया, और सीरियस इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है, क्या निमोनिया हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में भी आपको एक्यूट कॉफ की हिस्ट्री मिल सकती है, ठीक है। तो ये एक्यूट लेस देन 3 वीक्स उसने बताया। सब एक्यूट कौन सा होगा, 3 to 8 वीक्स, यानी कि 2 महीने से कम हुआ है अगर उसको, तो हम उसको कह देते हैं कि सब एक्यूट। सब एक्यूट की कॉजेज़ क्या होती हैं, पोस्ट इन्फेक्शियस होता है ज़्यादातर। आप हिस्ट्री लिया करें, अगर कोई कह है मुझे 1.5 महीने से खांसी आ जा रही है, तो आप उससे पूछें आपको 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले कोई गला ख़राब हुआ था, कुछ आपको नज़ला ज़ुकाम हुआ था, तो ये पोस्ट इन्फेक्शियस होती है फ्रॉम परसिस्टेंट एयरवे इन्फ्लेमेशन और पोस्ट नेजल ड्रिप। अब पोस्ट नेजल ड्रिप को किस तरह से पूछेंगे आप, फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन हो गया, या पर्टूसिस या माइकोप्लाज्मा और क्लेमाइडिया का कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें पोस्ट नेजल ड्रिप हो जाती है। मतलब आप पेशेंट से पूछें भाई नज़ला हलक में तो नहीं गिरता रहता, या उसको नहीं समझ आया अगर इसका, तो आप पूछें कि बार बार आपको गला साफ करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, जैसे ऐसे तो नहीं करना पड़ता, मैं तो ऐसे ही पूछती हूँ, ठीक है, वही क्या मुझे अच्छा, क्रॉनिक किसे कहेंगे, 8 वीक से अगर ज़्यादा हो गए तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक कॉफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन इसकी जो कॉज है ना, it should raise the possibility of chronic obstructive pulmonary disease और bronchogenic carcinoma। कभी कभार क्या होता है कि आपको सब एक्यूट खांसी है उसको, जो आपने ड्यूरेशन से अंदाज़ा लगाया लेकिन नहीं ठीक हो रही, तो फिर ना आप उसको क्रॉनिक कॉफ के लिए ही उसमें आप सोचें जो कॉजेज है। इन अ नॉन स्मोकर विथ एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे, नॉन स्मोकर और नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है उसका, and not taking ACE inhibitor, most common cause of cough is postnasal drip, asthma and gastroesophageal reflux disease, ठीक है। ये होती हैं फिर जो नॉन स्मोकर में अगर हो रही हैं तो, ठीक है। अच्छा, फिर ये तो पहला था, आपने ड्यूरेशन मालूम कर लिया। दूसरा सवाल क्या है, एट दी ऑनसेट वर द एसोसिएटेड सिम्टम्स सजेस्टिव ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये आपने उससे पूछना है। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, दूसरा सवाल आपका ये होना चाहिए कि जब शुरू हुई थी तो उसके साथ कोई आपको बुखार हुआ था, गला खराब हुआ था, नज़ला हुआ था, वो फिर बताएगा आपको, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसको पोस्ट इन्फेक्शियस हो रही है। तीसरा क्या पूछेंगे, इज इट सीजनल एसोसिएटेड विद वीजिंग, मतलब ये कि किसी मौसम में, ख़ास सर्दियों के मौसम में हो गई या कुछ, या मतलब एलर्जी की शक्ल में जो होती है कि एस्थमा की तरफ आपका दिमाग जाए और वीजिंग होती है, ठीक है। तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं, बाग में गए थे, पॉलन ग्रेन्स या धुएं और फ्यूम्स, या घर में पेंट हुआ था,
तो इस तरह की अगर चीज़ें हो रही हैं तो एस्थमा को सजेस्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आप पूछेंगे, इज इट एसोसिएटेड विद सिम्टम सजेस्टिव ऑफ पोस्ट नेजल ड्रिप। ठीक है, पोस्ट नेजल ड्रिप का आप इस सवाल कर लेंगे। ठीक है, नेजल डिस्चार्ज, फ्रीक्वेंट थ्रोट क्लियरिंग और टिकल इन द थ्रोट और GERD, हार्टबर्न और सेंसेशन ऑफ रिगर्जिटेशन। ठीक है, हाउएवर एब्सेंस ऑफ दीज सिम्टम्स डू नॉट एक्सक्लूड आइदर ऑफ द डायग्नोसिस। कभी कभार पेशेंट को नहीं पता होता कि उसको रिफ्लक्स, यानी कि अगर आप पेशेंट से पूछें कि भाई आपको सीधा लेटते हैं तो खाना या पानी मुंह में तो नहीं आ जाता, तो अगर वो कह भी रहा है कि नहीं आता ऐसा, लेकिन आप दिमाग में रखें कि ऐसा हो सकता है रात के टाइम होता है, उसको पेशेंट को नहीं पता हो। ठीक है, और पोस्ट नेजल ड्रिप भी, तो इसको भी आपने ख्याल में रखना है। ठीक है, ये पूछना है खांसी वाले पेशेंट से। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछेंगे, इज इट एसोसिएटेड विद फीवर और स्पूटम। इफ स्पूटम इज प्रेजेंट, व्हाट इज इट्स कैरेक्टर। जाहिर है कि स्मोकर्स को अगर हो रही है COPD की तो वाइट स्पूटम प्रोडक्शन होती है ना, लेकिन अगर उसके सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो गया तो येलोइश या ग्रीनिश हो सकता है, या फिर फीवर था अगर और स्पूटम भी आ रहा था और कॉफ भी थी, तो फिर ड्यूरेशन से आप अंदाज़ा लगाएंगे ना कि शायद नमोनिया वगैरह तो नहीं हो रहा था या कुछ और तो नहीं था। नंबर 6, डज द पेशेंट हैज़ एनी एसोसिएटेड डिजीज और रिस्क फैक्टर फॉर द डिजीज। कोई एसोसिएटेड डिजीज से अगर आप एसोसिएट करना है तो आपने पूछना है भाई स्मोकिंग करता है क्या। रिस्क फैक्टर्स फॉर HIV, एनवायरमेंटल एक्सपोजर, इसमें जो है वो ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर क्रॉनिक डिस्निया की कोई कंप्लेंट कर रहा है और जो है वो उसको ड्राई कॉफ होती है और 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं और वो काम कर रहा है किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो जो कॉटन के फाइबर्स होते हैं ना, उसकी इनहेलेशन से भी जो हो जाती है पिसिनोसिस, तो वो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। ठीक है, इज द पेशेंट टेकिंग एन ACE इनहिबिटर। अब ये बहुत ज़रूरी है, कॉफ के हर पेशेंट से आपने ये तो पूछना ही पूछना है। आप पहले पूछें भाई आपको कोई दवा खाते हैं आप या ब्लड प्रेशर है, आप अगर उसको हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है उससे दवाई की हिस्ट्री लें। ठीक है, हो सकता है ACE इनहिबिटर खाता हो। ACE इनहिबिटर से क्या होता है कि ब्रेडिकाइनिन जो है ना, वो जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो ब्रेडिकाइनिन को डिग्रेड करता है। अब जब ACE इनहिबिटर लेने लगते हैं लोग तो ब्रेडिकाइनिन एक्यूमुलेट होने लगता है, उसकी वजह से जो है ना वो कॉफ हो रही होती है। तो ACE इनहिबिटर ज़रूर, कई पेशेंट मैंने देखे हैं ऐसे जो पता नहीं क्या क्या CT स्कैन चेस्ट करा चुके थे और जब हिस्ट्री दी तो ACE इनहिबिटर खाए थे, वो बंद कर दिया। और ये आप याद रखें कि जब ACE इनहिबिटर शुरू किया जाता है ना तो फ़ौरन ही कॉफ शुरू नहीं होती। इवन बुक में लिखा हुआ है 6 महीने के बाद भी शुरू हो सकती है। यानी कि अगर पेशेंट कहता है नहीं मैं तो 6 महीने से खा रहा हूँ, तो फिर भी आप उसकी बंद कराएंगे। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चंस हो गए, ये याद रखना है आपने, हर दफ़ा आपने पूछना पेशेंट से। दूसरा, उसका सिम्टम डिस्निया का वो बता रहे हैं ना, तो हिस्ट्री आप किस तरह लेंगे। आस्क द पेशेंट टू डिस्क्राइब डिस्निया इन ओन वर्ड्स एंड इफेक्ट ऑफ पोजीशन, इन्फेक्शंस, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई ऑन डिस्निया, ये आप पूछें। आस्क अबाउट ऑर्थोपनिया, जाहिर बात है कि ऑर्थोपनिया तो आप, इसके बाद मैं आपको CCF भी कराऊंगी ना नेक्स्ट, मैं सोचा CCF करा दूँ ताकि उसमें भी कॉफ और डिस्निया ही होता है तो आप उसमें डिस्टिंग्विश कर सकें। तो आपने हमेशा डिस्निया और कॉफ को हमेशा रेस्पिरेटरी टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से आपने हिस्ट्री में ही डिफ्रेंशिएट करना है। एग्जामिनर सुन रहा होता है कि आप क्या पूछ रहे हैं। आस्क अबाउट ऑर्थोपनिया विच इज़ एन इंडिकेटर ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मैकेनिकल इम्पेयरमेंट ऑफ डायफ्राम ड्यू टू ओबेसिटी और एस्थमा ट्रिगर्ड बाय GERD। एस्थमा ट्रिगर्ड हो सकता है ना गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज से। तो आपने पूछना है कि भाई सीधा लेट सकते हैं आप आराम से, नहीं लेट सकते क्यों, सांस होने लगता है और उठ के बैठना पड़ता है, तो ज़ाहिर ऑर्थोपनिया हो रहा है, फिर आप उसका JBP वगैरह देखें। आस्क अबाउट नॉक्टर्नल डिस्निया विच सजेस्ट CCF और एस्थमा। नॉक्टर्नल डिस्निया जो है एस्थमा में भी हो सकता है, और जो है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में कैसा होता है कि प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया ना, कि एकदम से आँख खुल जाए और सांस में आ रहा ऐसे करने लगे कोई, और पूछें आप, मैं तो उसी तरह पूछती हूँ, खिड़की के पास जाना पड़े उसको कि मुझे सांस आ जाए, तो ये जो है ना CCF की निशानी है। अच्छा, एक्यूट इंटरमिटेंट एपिसोड्स ऑफ डिस्निया आर मोर लाइकली टू रिफ्लेक्ट एपिसोड्स ऑफ मायोकार्डियल इस्चीमिया। कभी कभार होता है ना कि एंजाइना में चेस्ट पेन के बजाय डिस्निया हो रहा होता है, लेकिन वो इंटरमिटेंट एपिसोड में हो रहा होता है। जिस वक्त जैसे चेस्ट पेन हुआ, थोड़ी देर क्लियर रुक गया, तो कुछ लोगों को ना सिर्फ डिस्निया हो रहा होता है। ब्रोंकोस्पाज्म भी हो सकता है इंटरमिटेंट, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये तो एक ख़तरनाक मतलब ये कि ग्रेव कंडीशन हो गई।
while chronic persistent dyspnea is typical of COPD and interstitial lung disease. तो अगर persistent की हिस्ट्री दे रहा है ना तो COPD हो सकती है या फिर interstitial lung disease हो सकती है. ठीक है. Ask about the risk factors for occupational lung disease and for ischemic heart disease. तो ischemic heart disease जब हम पढ़ेंगे मैं सारे risk factor आपको बता दूंगी. जो occupational lung disease के हैं वो सारे आप पूछें ना, कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस चीज़ का एक्सपोजर है, टेक्सटाइल वर्कर है क्या, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, लेड पाइप से उसका वो तो नहीं है, एस्बेस्टॉस शिप ब्रेकिंग कंपनी से तो नहीं है, और वो क्या होता है कोल माइनर तो नहीं है, गोल्ड माइनर तो नहीं है. ये सारी चीज़ें आपने उस हिसाब से लेनी. आस्क अबाउट पैलेटिनिया डिफाइंड एज डिस्निया इन अपराइट पोजीशन विद रिलीफ इन सुपाइन पोजीशन. अब देखेंगे ऑर्थोपनिया का ना उलट है. पैलेटिनिया ये जो है जब सीधा बैठे हो तो ब्रेथलेसनेस होने लगती है और सीधे लेट जाए तो ठीक हो जाती है. ठीक है. विच सजेस्ट हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम और लेफ्ट एट्रियल मिक्सोमा. दो ही कंडीशन है, हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम जो सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशन है और लेफ्ट एट्रियल मिक्सोमा में भी हो सकता है. अच्छा, पास्ट हिस्ट्री. अब तो आपने इसका तो पूछ लिया ना, मतलब कॉफ क्या आपने पूरी हिस्ट्री ले ली, डिस्निया क्या आपने ले ली, और अब तक आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया होगा सारे हिस्ट्री से कि उसको कौन सा डिस्निया हो रहा है हिस्ट्री में. पास्ट हिस्ट्री आपने ली, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ पूछे हैं, हाइपरटेंशन पूछे हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ पूछे हैं, अगर CCF आपको कर रहे हैं, एस्थमा, पास्ट सीरियस इलनेसेस, हिस्ट्री ऑफ एनी सर्जरी पूछना ही पूछना है सब कुछ. पर्सनल हिस्ट्री में हैबिट्स पूछे हैं, एडिक्शंस पूछे हैं, सिगरेट स्मोकिंग. अब सिगरेट स्मोकिंग फ़कत पूछ लेना काफ़ी बिल्कुल भी नहीं होता है. सिगरेट स्मोकिंग बस करते हैं जी करते हैं क्या भाई भी डॉक्टर साहब आपको कोई असेसमेंट करनी है ना तो नंबर ऑफ सिगरेट पर डे पूछें एंड ड्यूरेशन, मतलब नंबर ऑफ सिगरेट पर डे. अब पूछिए, पेशेंट कहता है हाँ पी लेता हूँ. कितनी भाई? बस पी लेता हूँ डॉक्टर साहब. अरे भाई बताइए तो सही ना कितनी. 20 अगर पीता है तो 1 पैकेट वो पीता है, और वो अगर क्या मैं 2 पैकेट पी लेता हूँ या बस मैं तो जी पीता ही रहता हूँ. तो आप सोच लें. और फिर नंबर ऑफ सिगरेट्स पर डे और कब से वो पी रहा है. ठीक है. मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ स्मोकिंग जो है ना वो आपको बताता है कि उसकी FEV1 कितनी रिडक्शन हो चुकी होगी. क्योंकि ये जो है ना नंबर ऑफ सिगरेट्स पर डे मल्टीप्लाइड बाय ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग इन ईयर्स टेल्स यू because it is directly proportional to the decline in forced expiratory volume in 1 second. फर्स्ट सेकेंड में जो करते हैं ना तो वो तो कब की इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है इसकी वजह से. तो आपने वो देखना है. हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, अगर आप प्लेटिनिया मिल रहा है आपको और CLD है उसको तो आपने अल्कोहल भी पूछना है ना. और एनी अदर ड्रग एडिक्शन, ये तो सब पेशेंट के साथ आपने पूछना है. हिस्ट्री ऑफ एनी एलर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एस्थमा अगर है किसी को, हमने तो COPD का तैयार किया, बहरहाल एस्थमा आएगा तो एटॉपिक हो सकता है पेशेंट. ठीक है. तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है उसको, तो वो पूछिए किसी ड्रग से या किसी फ्यूम से या क्या है फ्यूम, स्मोक, पॉलेंस, किसी भी चीज़ से एलर्जी है या दवाइयों से, वो पूछिए. जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. अभी मैंने ना जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन बड़ी मुश्किल से निकाल के मैंने आपके लिए लिखा है कि अगर मतलब COPD का स्पेसिफिक मैंने नहीं लिखा है, ये बाद में मैं COPD का कर लूँगी. ये मैंने इसलिए लिखा है, बता रही हूँ आपको कि आप ना कार्डियक और रेस्पिरेटरी डिस्निया में ना कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे. तो फिजिकल एग्जामिनेशन शुड बिगिन ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑफ द पेशेंट. जाहिर है आप उसकी जनरल लुक देख लें. Inability of the patient to speak in full sentences before stopping to get a deep breath suggests a condition that leads to stimulation of the controller or an impairment of the ventilatory pump with reduced vital capacity. मतलब एस्थमा में तो बहुत ज़रूरत है. अगर एक्यूट सीवियर एस्थमा में आया, जो जाहिर है आपको तो नहीं मिलेगा एक्यूट सीवियर एस्थमा, ऐसे तो ग्रेव पेशेंट नहीं आते हैं. Evidence of increased work of breathing, supraclavicular retraction हो रही है, use of accessory muscles of ventilation in tripod position characterized by sitting with one's hand braced on the knee. मुझे बहुत सारे पेशेंट याद आ रहे हैं वार्ड में ऐसे बैठे होते थे. Is indicative of disorders of ventilatory pump, most commonly increased airway resistance or stiff lungs and chest wall. ठीक है. तो ये आपने जनरल देख लिया. अब वाइटल साइंस आप लेंगे, ब्लड प्रेशर लें, पल्स देखें उसकी,
रेस्पिरेटरी रेट, जाहिर बात है कि आपने चेक करना है भाई रेस्पिरेटरी रेट कितना है, टेम्परेचर आप उसका देखें. An acute assessment of respiratory rate should be obtained. An examination of pulsus paradoxus भी उधर ही आप देख लीजिए. साइंस ऑफ एनीमिया, अब जनरल फिजिकल आप कर रहे हैं तो पेल कंजंक्टिविटी, साइनोसिस, सिरोसिस, ये तो हर पेशेंट की डिजीज के हिसाब से उसके साइंस जो हैं जनरल फिजिकल में अलग होंगे. ठीक है, तो साइनोसिस हो रहा है, ये आपको मिल सकता है ना सीओपीडी में. सिरोसिस, अगर प्लेटिपनिया था तो स्पाइडर एंजियोमा, गायनोकोमेजिया, ये हम जब सीएलडी करेंगे तो देख लेंगे, शुड बी सॉर्ट. क्लबिंग, ये नहीं कि मतलब अगर आपके दिमाग में आ गया सीओपीडी तो बस दिमाग में बस सीओपीडी घूम रहा है. अरे भाई सारी चीज़ें आप देखें, सब कुछ होना चाहिए. क्लबिंग अगर देख लिया आपने जिसमें ज़ाहिर है रेस्पिरेटरी है वो पेशेंट, लेकिन ये कि सीओपीडी में तो क्लबिंग नहीं होती है. तो क्लबिंग ऑफ डिजिट्स में बी इंडिकेटिव फॉर इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ब्रोंकिएक्टासिस. तो हो सकता है सीओपीडी की कॉम्प्लिकेशन हो गई हो, ब्रोंकिएक्टासिस हो चुका हुआ हो, या फिर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, क्योंकि कार्सिनोजेनेसिस सीओपीडी के प्रोसेस में शुरू हो जाती है. तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा अगर हो जाए और सीओपीडी का पेशेंट हो, उसको फिर एकदम से क्लबिंग ऑफ डिजिट्स हो जाए तो फिर ये दिमाग में आना चाहिए कि फिर शायद कैंसर हो गया उसको लंग का. प्रेजेंस ऑफ जॉइंट स्वेलिंग, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिजीजेज जो हैं वो बहुत सारी आपकी वेस्कुलाइटिस डिसऑर्डर, रूमेटिक डिसऑर्डर, इनके साथ भी हो रही होती हैं सेकेंडरी. तो प्रेजेंस ऑफ जॉइंट स्वेलिंग और डिफॉर्मेशन, चेंजेस ऑफ रेनॉल्ड्स फिनोमेना कैन बी कंसिस्टेंट विद कोलेजन वेस्कुलर प्रोसेस दैट कैन बी एसोसिएटेड विद पल्मोनरी डिजीज. ठीक है, तो ये भी आपने देखना है. एग्जामिनेशन, अब हम आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे. चेस्ट पे आपने क्या देखना है, इंस्पेक्ट कर लिया पहले तो. भाई सही से आपने अगर इंस्पेक्ट कर रहे हैं आप वही फुट एंड पे जाएंगे और पूरा देखेंगे. ठीक है, इंस्पेक्शन फोकस ऑन द सिमेट्री ऑफ मूवमेंट, शेप ऑफ द चेस्ट आपने देखी. पैल्पेशन, अभी तो मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, वरना तो आप पूरा आपको ज़ाहिर आना चाहिए. ट्रेकियल पोजीशन, पैल्पेशन में आप ट्रेकिया की पोजीशन देखेंगे ना कि भाई सेंट्रल है, ये डिस्प्लेस है. चेस्ट एक्सपेंशन, एपेक्स बीट. परकशन में डलनेस इंडिकेटिव ऑफ प्लूरल फ्यूजन, जाहिर बात है अगर डलनेस आ रही है एक साइड पे या दोनों साइड पे तो प्लूरल फ्यूजन. हाइपर रेजोनेंस अगर मिल रहा है तो साइन ऑफ एम्फाइजीमा होता है. अभी आगे हम देख लेंगे कि क्यों हो जाता है. ऑस्कल्टेशन करेंगे, वीजेस, वेल्स, रोंकाई, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेटरी फेज, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स व्हिच आर क्लूज टू द डिसऑर्डर्स ऑफ द एयरवे, इंटरस्टिशियल एडीमा और फाइब्रोसिस. ये तो हर चीज़ में मिल सकता है, लेकिन हमको यहाँ सीओपीडी में क्या मिल रहा होगा, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेटरी फेज मिल रहा होगा. ठीक है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन में आप देखें, अब जाहिर है कि पूरा पेशेंट आपने देखना है तो एग्जामिन व्हेन द पेशेंट इज इन सुपाइन पोजीशन, फुट एंड पे जाइए. इट शुड बी नोटेड वेदर देयर इज अ पैराडॉक्सिकल मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन. ये आपकी रेस्पिरेटरी के हिसाब से एब्डोमेन की इंस्पेक्शन जरूरी है. इनवर्ड मोशन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, अब इंस्पिरेशन में इनवर्ड मूवमेंट तो नहीं होती ना. इंस्पिरेशन तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर एयर जा रही है, तो आउटवर्ड मूवमेंट होनी चाहिए. तो inward movement during inspiration is a sign of diaphragmatic weakness. Inspect for any asymmetry also. ठीक है, तो ये जो अब ना हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है पेशेंट को सीओपीडी के एम्फाइजीमा में जैसे, तो डायफ्राम जो है वो कंप्रेस होते हैं उस हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से, वो फ्लैट हो जाता है, वी नो दैट. तो उसमें फिर वीकनेस भी होने लगती है ना, तो फिर पैराडॉक्सिकल ये मोशन हो सकती है. अच्छा फिर आप पैल्पेशन पे आए फॉर टेंडरनेस ऑफ विस्रोमेगैली. अब देखें आप ये ना समझें कि अगर रेस्पिरेटरी है पेशेंट तो उस टेंडरनेस का क्या काम है, एब्डोमेन. अरे भाई एक मैंने पेशेंट देखा था बिल्कुल उसको क्लबिंग की, दूर से ही मैंने देख लिया क्लबिंग भी है और रिब गेज जो है बड़ा प्रोमिनेंट, और किकैक्सिया उस पेशेंट को हुआ था, और उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो है ना वो एब्डोमिनल पेन थी. ठीक है, लेकिन एब्डोमिनल पेन फिर बाद में ये हो गया था कि उसको मैक्स थे सेकेंडरी टू लंग कैंसर इन द लिवर. दैट इज़ वाई उसकी एब्डोमेन टेंडर थी. तो आप हर चीज़ सोचें. परकशन, एनी फ्लूइड थ्रिल और शिफ्टिंग डलनेस, जाहिर है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है या वो प्लेटिपनिया का केस है और उसको जो है वो सीएलडी है, तो इसके लिए ऑस्कल्टेशन फॉर गट साउंड्स आपने किया. डायग्नोसिस, अब हमारी डायग्नोसिस जो है, जो हमने सारी चीज़ नहीं, उसने कहा खांसी हो रही है उसको, और खांसी का ये पैटर्न होता है कि मुस्तकिल 2 साल में कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स में उसको 2 महीने तक खांसी रहे और उसके साथ बहुत ज़्यादा स्पूटम आए वाइट कलर का, स्पेशली इन द मॉर्निंग. तो ये क्लासिकल
उसकी हिस्ट्री होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की ना। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ आपने डायग्नोज कर लिया, कॉफ और स्प्यूटम प्रोडक्शन, उसकी क्रॉनिसिटी 8 वीक से ज़्यादा था, और जो है डिस्निया उसको क्रॉनिक था, यानी क्रॉनिक से मतलब ये है कि परसिस्टेंट डिस्निया था जितनी भी वो हिस्ट्री दे रहा हो, ठीक है। कभी कभार पेशेंट आते हैं एक्यूट एक्सरसर्बेशन ऑफ सीओपीडी में, तो वो यही बताते हैं अभी हो गया अभी हो गया, लेकिन आपको बहुत डिग आउट करना पड़ता है कि भाई अभी तो ये हुआ है, उससे पहले क्या था, ठीक है। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन निकोटिनिक स्टेनिंग ऑफ फिंगर नेल्स एंड एन अडर ऑफ स्मोक, ये तो फौरन दूर से याद आती है मुझे, ठीक है। आप देखेंगे आप तो निकोटिनिक स्टेनिंग आपको मिल जाएगी। प्रोलॉन्ग एक्सपिरेटरी फेज एंड एक्सपिरेटरी वीजिंग होगी उस पेशेंट को जब आपने एग्जामिन किया होगा। साइंस ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन क्या इंक्लूड बैरल शेप चेस्ट होगा एंड लार्ज लंग वॉल्यूम्स विद पुअर डायफ्रैग्मेटिक एक्सकर्जन एज असेस्ड बाय परकशन। परकशन में आपको बस हाइपर रेजोनेंस मिलेगा ना, और क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन हुई भी, हम अभी उसकी पैथोजेनेसिस में देख लेंगे। Patient with severe airflow obstruction may also exhibit use of accessory muscles of respiration, sitting in characteristic tripod position to facilitate the action of sternocleidomastoid, scalene and intercostal muscles. There may be cyanosis on the lips or the nail pads. वो गौर से देखना आपने। अच्छा, ये भी खैर ये अब टर्म्स जो हैं वो ऑब्सलीटी हैं, लेकिन फिर भी आपको आनी चाहिए। ऑल्दो ट्रेडिशनल टीचिंग इज दैट द पेशेंट विद अ प्रीडोमिनेंट एम्फाइजीमा टर्म्ड pink puffers are thin and non-cyanotic and have prominent use of accessory muscles, and patients with chronic bronchitis are likely to be heavy and cyanotic. उनको कहते हैं blue bloaters. Current evidence suggests that most patients have elements of both bronchitis and emphysema, and physical examination does not reliably differentiate the two entities. जाहिर बात है कि जो पेशेंट हमारे पास सीओपीडी का होता है, इसलिए तो हम सीओपीडी कह रहे हैं, तो उसमें तो दोनों के क्लिनिकल पिक्चर होती है ना, मतलब ये कि अलग अलग आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अलग एम्फाइजीमा तो नहीं मिल सकता, तो इसलिए पिंक पफर और ब्लू ब्लोटर्स हम कह नहीं सकते उनको। एडवांस डिजीज में भी कंपनीड बाय सिस्टमिक वेस्टिंग विद सिग्निफिकेंट वेट लॉस, अब बहुत एडवांस डिजीज है। बाइटेम्पोरल वेस्टिंग, डिफ्यूज लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू, इट इज ड्यू टू डिक्रीज्ड ओरल इनटेक एंड एलिवेटेड लेवल्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, ट्यूमर नेक्रोसिस अल्फा, इट इज़ अ पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर अगर ये हो गया। और वैसे भी अगर मतलब है कि वेस्टिंग और वेट लॉस हो जाए तो आप ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के लिए भी उसको वर्कआउट करना चाहिए। एडवांस डिजीज शोज पैराडॉक्सिकल इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब केज विद इंस्पिरेशन, उसको कहते हैं हूवर साइन, जो भी मैंने बताया था ना आपको, डायफ्रैग्मेटिक वीकनेस हो जाती है उसकी वजह से होता है। The result of alteration of the vector for diaphragmatic contraction on the rib cage as a result of chronic hyperinflation की वजह से, ठीक है। Signs of overt heart failure, अब देखिए ना, हार्ट फेलियर तो इसमें भी हो सकता है सीओपीडी में, उसकी कॉम्प्लिकेशन। टर्म कॉर्ड पल्मोनेल कैन बी प्रेजेंट राइट हार्ट फेलियर, क्योंकि क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया में जो है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और फिर उसके बाद ये राइट हार्ट फेलियर भी हो सकता है। Clubbing of digit is not the sign of COPD, but newly developed clubbing should raise the suspicion of lung cancer in this population. ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, अब ये तो आपने कर दिया। इसके बाद ना थोड़ा सा मैं अभी पहले इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा COPD आपको बता दूँगी कि होता क्या है। सबसे पहले आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है। अब इसको बहुत अच्छे से समझ लें। तो हॉलमार्क ऑफ सीओपीडी एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन या एयर फ्लो लिमिटेशन है, वही हॉलमार्क है सीओपीडी का, ठीक है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट शो एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन विद अ रिड्यूस्ड FeV1 and FeV1 and FVC, सॉरी रेशो ऑफ FeV1 एंड FVC, ठीक है। यानी FeV1 क्या है, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन द फर्स्ट सेकेंड जो है वो डिक्रीज हो जाता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी रिडक्शन किससे, नंबर ऑफ सिगरेट पर डे मल्टीप्लाइड बाय टोटल ईयर ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। इससे डायरेक्टली कोरिलेट करती है इसकी रिडक्शन ऑफ FeV1। और फिर जो फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड है उसका रेशो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि
आपको वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ पता होनी चाहिए। तो वॉल्यूम जो है ना हमारी लंग के चार होते हैं। एक तो टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल जो हम एट रेस्टिंग स्टेट में जो हम ब्रीथ करते हैं आराम से, जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, जैसे अभी मेरी हो रही है, आपकी हो रही है, कि एयर अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, ठीक है, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है कि हम जो इनहेल करते हैं आराम से और एक्सहेल करते हैं जब कोई लेबर्ड ब्रीदिंग नहीं हो, ठीक है, उसको कहते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। लेकिन अल्लाह मियाँ ने हमारे अंदर ये कैपेसिटी रखी है कि ओवर एंड अबव टाइडल वॉल्यूम हम इनहेल कर सकते हैं और ज़्यादा एयर, ठीक है, उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसी तरह हम ओवर एंड अबव टाइडल वॉल्यूम के और ज़्यादा हम एयर बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। अगर हम गहरा सांस लेके और सांस बाहर निकालें ना, तो उसको कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और एक होता है कि जो मैक्सिमम सांस लेके बाहर निकालें तो भी कुछ एयर जो है ना वो नहीं निकलती बाहर, वो लंग के अंदर ही रहती है अल्वोलाई में, उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। इन चारों वॉल्यूम्स को अगर हम मिला देना तो बनती है टोटल लंग कैपेसिटी, सही है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम बाहर नहीं आता है। और अब इसमें फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन द फर्स्ट सेकंड जितनी हम निकाल रहे होते हैं ना वो डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि एयर फ्लो में रेजिस्टेंस हो रही है, उसकी जो कैलिबर है ब्रोंकियोल्स का वो कम होता जा रहा है ना, तो इस वजह से। तो विद वर्सनिंग डिजीज लंग वॉल्यूम्स में इंक्रीज कैसे होंगे? आप सोचें कि एयर जो है वो बाहर नहीं आएगी ना, तो रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो रेजिडुअल वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा, एक कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है टोटल लंग कैपेसिटी में, तो टोटल लंग कैपेसिटी का क्या होगा? वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो लंग वॉल्यूम्स इंक्रीज हो जाएंगे, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन टोटल लंग कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सब बढ़ जाएगा। इन पेशेंट विद एम्फाइजीमा डिफ्यूजन कैपेसिटी में भी रिड्यूस रिफ्लेक्टिंग पैरेन्काइमल डिस्ट्रक्शन। अब एम्फाइजीमा में क्या होता है? इसमें तो ये हो रहा था कि भाई ब्रोंकियोल एल्वियोलाई उसमें जो है ना एयर जो है वो उसको बाहर निकलने की रेजिस्टेंस है। लेकिन एम्फाइजीमा में क्या होता है कि जो हमारी जहाँ पे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, डिफ्यूजन यूनिट हमारी जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है ना, वो कहाँ पे? टर्मिनल ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, ठीक है। इसमें जो एल्वियोलर लाइनिंग है, यानी कि एल्वियोलर एपिथेलियल लाइनिंग एंड पल्मोनरी कैपिलरी के एंडोथेलियल लाइनिंग, ये मिल के बनाते हैं। और एल्वियोलर लाइनिंग के ऊपर क्या होता है? सरफेक्टेंट की लाइनिंग। तो सरफेक्टेंट, फिर उसके बाद एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स, फिर उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू, फिर पल्मोनरी एंडोथेलियल मेम्ब्रेन, ये मिल के बना रहा है आपका रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जहाँ से डिफ्यूजन होना है, सही है। ये बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो उसमें क्या होता है एम्फाइजीमा के में कि ये डिस्ट्रक्शन हो जाती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की, तो कहाँ से डिफ्यूजन होगा? सोच लें। द डिग्री ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर एंड इज द बेसिस ऑफ गोल्ड डिजीज क्लासिफिकेशन। ग्लोबल जो इनिशिएटिव ऑफ लंग डिजीज क्लासिफिकेशन है ना, तो मैंने आपके लिए लिख दिया है अभी। सॉरी, मैंने ये पुराने एडिशन में से शायद ले लिया इसका, वरना तो जीरो उसमें अपने लिखा हुआ है। एट रिस्क उन्होंने लिखा है, क्रॉनिक उसमें क्या है? गोल्ड स्टेज जीरो इन्होंने लिखा है, सिवियरिटी एट रिस्क, यानी कि अभी हुई नहीं है, हो सकती है। सिम्टम्स क्रॉनिक कॉफ, स्पूटम प्रोडक्शन, स्पायरोमीट्री नॉर्मल, यानी कि अभी इतनी बुरा हालत नहीं हुई है। नंबर स्टेज 1 क्या है? माइल्ड सिवियरिटी, उसको कहेंगे माइल्ड, विद और विदाउट क्रॉनिक कॉफ और स्पूटम प्रोडक्शन। और इसमें जो है FeV1 और FVC का रेशियो लेस देन 0.7 एंड FeV1 इज मोर देन और इक्वल टू 80% ऑफ द प्रेडिक्टेड है, ठीक है। तो ये माइल्ड हुई। 2A मॉडरेट, विद और विदाउट क्रॉनिक कॉफ एंड स्पूटम प्रोडक्शन, FeV1 FVC रेशियो लेस देन 0.7 एंड 50% लेस देन FeV1, और FeV1 इज लेस देन 80% प्रेडिक्टेड, तो इसमें मॉडरेट हो जाएगी। सीवियर में क्या होगा? विद और विदाउट क्रॉनिक कॉफ एंड स्पूटम प्रोडक्शन, FeV1 और FeVC का रेशियो तो 0.7 ही है, लेस देन 0.7 एंड 30% है। और देन FeV1 और FeV1 जो है वो लेस देन
50% ऑफ द प्रेडिक्टेड अगर हो गई तो ये हो गया सीवियर। और वेरी सीवियर क्रॉनिक यानी कि स्टेज 4 है गोल्ड क्लासिफिकेशन का, with or without chronic cough or sputum production, FEV1 FVC ratio is less than 0.7 and FEV1 is less than 30% of the predicted, or FEV1 is less than 50% predicted with respiratory failure or signs of right heart failure। देखें अब हम वेरी सीवियर ले रहे हैं, 30% प्रिडिक्टेड से कम हो जाए अगर, जो हम नॉर्मल कंट्रोल से मैच करते हैं पेशेंट का, तो FEV1 जो है लेस देन 30 प्रिडिक्टेड परसेंट, लेस देन 30 हो तो हम वेरी सीवियर कह रहे हैं। लेकिन अगर FEV1 लेस देन 50 है प्रिडिक्टेड से, लेकिन रेस्पिरेटरी फेलियर के भी साइन आ रहे हैं और राइट हार्ट फेलियर भी है, तो भी वेरी सीवियर होगा। ठीक है, स्पायरोमीट्री में recently a multifactorial index is developed incorporating airflow obstruction, exercise performance, dyspnea and body mass index which is a better predictor of mortality than pulmonary functions alone। अच्छा, सेकेंड इन्वेस्टिगेशन आप CP भी करा के देख लीजिए। अब क्योंकि क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया हो रहा है, एयर फ्लो लिमिटेशन है, अंदर एयर आ नहीं पा रही, बाहर निकल नहीं पा रही, एंड एलिवेटेड हेमाटोक्रिट क्यों होगा, इसलिए कि फिर उसको पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा ना, हाइपोक्सीमिया की वजह से एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा बनेगा, तो RBC ज़्यादा बनेंगे, तो एलिवेटेड हेमाटोक्रिट हो जाएगा, पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा, सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया। और अगर ये मिल रहा है तो वो इंडिकेट क्या कर रहा है, क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया, एज डज द प्रेजेंस ऑफ साइंस ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नंबर 3, आर्टीरियल ब्लड गैसेस कराए। ABGs and oximetry are not sensitive, but they may demonstrate resting or exertional hypoxemia. ABGs provide additional information about alveolar ventilation and acid-base status by measuring arterial, partial pressure of carbon dioxide and pH. The change in pH and partial pressure of carbon dioxide is 0.08 units per 10 millimeter acutely and 0.03 minutes per 10 millimeter in the chronic state। तो अगर acute stage है तो उसमें जो है 0.08 यूनिट्स पर 10 मिलीमीटर चेंज होगा पीएच में। नॉलेज ऑफ द आर्टीरियल पीएच देयरफॉर अलाउज द क्लासिफिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर डिफाइंड एज PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इनटू एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशंस। ठीक है, तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना शुरू हो गया और मोर देन 45 आ रहा है तो फिर तो ये रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है। अब फोर्थ इन्वेस्टिगेशन वेरी इंपॉर्टेंट, चेस्ट रेडियोग्राफ। द लंग वॉल्यूम शुड बी असेस्ड, मतलब आपने जब देखा उसमें उसी में देखें लंग वॉल्यूम्स। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब अगर मिल रहा है, अभी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि आपको ट्रांसलूसेंट लंग नजर आते हैं कि ज़्यादा एयर है उसमें, और आप ज़्यादा रिब गिन सकते हैं नीचे तक। ठीक है, 7-8 रिब्स आप नीचे तक गिन सकते हैं। और फिर जो है ना उसका जो डायफ्राम है हाइपर इन्फ्लेशन के प्रेशर की वजह से जो नॉर्मल कर्व है वो फ्लैटन होने लगता है। ठीक है, तो इट सजेस्ट लंग वॉल्यूम से आपने अंदाज़ा लगा लिया कि भाई ज़्यादा है तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होगी। अगर लंग वॉल्यूम्स आपको उसमें कम लग रहे हैं, कम रिब्स गिनी जा रही हैं, डोम ऑफ डायफ्राम बिल्कुल कर्व है, तो इट कैन सजेस्ट इंटरस्टिशियल एडीमा और फाइब्रोसिस और डायफ्रेगमेटिक डिसफंक्शन और इम्पेयर्ड चेस्ट वॉल मोशन। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, मिल सकती हैं, लेकिन COPD में आपको जो है वो अगर एम्फाइजीमा हुआ है तो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग मिल जाएंगे और फ्लैटेंड चेस्ट मिल जाएगा, ट्रांसलूसेंट लंग्स होंगे। ऑब्वियस बुली पॉजिटिव पैरेन्काइमल मार्किंग्स और हाइपर इन्फ्लेशन सजेस्ट एम्फाइजीमा। Increased lung volumes and flattening of the diaphragm suggest hyperinflation. Pulmonary parenchyma should be examined for evidence of interstitial lung disease and emphysema। अगर उसमें reticulonodular markings मिल रही हैं, opacities मिल रही हैं, तो अब वो interstitial lung disease को indicate करती हैं। Prominent pulmonary vasculature in the upper zone indicate pulmonary venous hypertension, while enlarged pulmonary artery suggests pulmonary hypertension। अब इसमें आपको pulmonary hypertension मिल सकता है ना अगर बहुत prolonged चली आ रही है COPD या chronic hypoxemia की वजह से, फिर right ventricular hypertrophy leading to right heart failure। ठीक है, ये मैंने आपको चेस्ट एक्सरे आप देख लीजिए कि ट्रांसलूसेंट लंग्स हैं। ठीक है, रिब केज देखें कितना नीचे तक आप गिन सक रहे हैं, और जो डायफ्राम्स है ना
वो बिल्कुल फ्लैट हुए हुए, नॉर्मल कर्वेचर उनका ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये एम्फाइजीमेटस लंग है। इसमें क्या लिखा हुआ है, एम्फाइजीमा विद इंक्रीज लुसेंसी, फ्लैटन डायफ्राम्स, इंक्रीज्ड एंटीरोपोस्टीरियर डायमीटर एंड इंक्रीज रेट्रोस्टर्नल क्लियर स्पेस, ठीक है। एंड एनलार्ज कार्डियक सिलट सजेस्ट डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और अ वेल्वुलर डिजीज, जाहिर है वो अगर आपको मिल रहा होगा। बायलैटरल effusions are typical of congestive heart failure and some forms of collagen vascular disease. Unilateral effusion raises the suspicion of carcinoma or pulmonary embolism but may also occur in heart failure. जाहिर है पहले एक साइड का होता है फिर बायलैटरल हो जाता है, तो आपको यूनिलैटरल के बाद बायलैटरल मिल सकता है। 5 वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन लेवल। वो कहते हैं कि हर COPD के पेशेंट का जो है ना अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन लेवल होना चाहिए। हम तो यहाँ नहीं करा रहे होते, लेकिन उनका होना चाहिए क्योंकि 1 to 2% ऑफ पॉपुलेशन हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। तो रीसेंट गाइडलाइन सजेस्ट टेस्टिंग फॉर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इन ऑल पेशेंट COPD और asthma with chronic airflow obstruction with definitive diagnosis of alpha 1 antitrypsin deficiency requires PI type determination, मतलब एक genetic determination. This is performed by isoelectric focusing of serum which reflects the genotype at the PI locus for the common alleles and may be of rare PI alleles as well. अब जो common allele होती है ना इसकी alpha 1 antitrypsin की जीन में, वो M allele कहलाती है। यानी कि उसका मतलब है कि नॉर्मल, अगर M allele आपको मिल रही है तो उसका मतलब है कि नॉर्मल है वो लेवल ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। लेकिन अगर S मिल रही है तो उसमें मॉडरेट डेफिशिएंसी होती है और Z में तो सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होती है। फिर आप CT स्कैन चेस्ट मतलब करा सकते हैं। CT स्कैन चेस्ट इज द डेफिनेटिव टेस्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एम्फाइसीमा, बट इट एड्स वेरी लिटिल टू इन्फ्लुएंस थेरेपी। ज़ाहिर थेरेपी तो वही रहेगी चाहे आप उसमें आप देख लें या नहीं देखें, एक्सेप्ट इन दोज कंसीडरिंग सर्जिकल थेरेपी फॉर द डिजीज। अगर बुल्ली बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और वो फिर नॉर्मल एल्वुलाई को कंप्रेस कर रहे हैं तो जाहिर है कि उनको सर्जिकली रिजेक्ट करना होता है। इट इज़ रिजर्व फॉर फर्दर एवेलुएशन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा। अगर मतलब ये कि उसको COPD नहीं है बल्कि आप सस्पेक्ट करेंगे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है एंड पॉसिबल पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो फिर आप कराएंगे। ECG की इंपॉर्टेंस है ना, अगर उसको कॉर्ड पल्मोनेल हो रहा है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने के लिए, ठीक है, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन इंडिकेट करेगा शोइंग कंसीक्वेंस ऑफ क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया। डिस्टिंग्विशिंग कार्डियोवैस्कुलर फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्निया, ये मैंने अलग से निकाल के आपके लिए लिखा था कि कैसे आप, अगर आप सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं समझ आ रहा कि पता पेशेंट आया और उसको दोनों चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल इस्केमिक हार्ट डिजीज़ भी है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हुआ है, COPD की भी हिस्ट्री है। अब उस वक्त अगर एक्यूट डिस्निया में वो पेशेंट आया है तो आपको क्या पता चलेगा कि इस वक्त एक्यूट जो डिस्निया है वो किस वजह से हो रहा है, उसको कार्डियक फेलियर की वजह से हो रहा है या COPD की वजह से हो रहा है। तो आप जो है ना, इफ द पेशेंट हैज एविडेंस ऑफ बोथ पल्मोनरी एंड कार्डियक डिजीज, अ कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्ट शुड बी कैरिड आउट टू डिटरमिन विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइज लिमिटेशन, ठीक है। तो कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्ट होता है। If at peak exercise the patient achieves predicted maximal ventilation, demonstrates an increase in dead space or hypoxemia, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 90% हो जाए उसकी, और डेवलप्स ब्रोंकोस्पाज्म, यानी कि ब्रोंकोस्पाज्म होने लगे हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। यानी हाइपोक्सीमिया हो जाए, इंक्रीज इन द डेड स्पेस इसको शो कर रहा है, और 90% ऑफ द प्रेडिक्टेड ऑक्सीजन सैचुरेशन आ रही है, ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, तो उसका मतलब है इस वक्त जो है उसकी डिस्निया की वजह जो है रेस्पिरेटरी है। लेकिन अगर ऑल्टरनेटिवली इफ द हार्ट रेट इज मोर देन 85% ऑफ द प्रेडिक्टेड मैक्सिमम, इफ एनारोबिक थ्रेशोल्ड अकर्स अर्ली, if the blood pressure becomes excessively high or drops during exercise, if the oxygen saturation, O2 consumption multiplied by heart rate and indicator of stroke volume falls, or if there are ischemic changes on the ECG, an abnormality of the cardiovascular system is likely explanation of the dyspnea. तो अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि दोनों चीज़ें हैं उसको, तो फिर आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि इस वक्त जो पेशेंट सीवियर डिस्निया में आया है वो कार्डियक डिस्निया हो रहा है या फिर कार्डियक ओरिजिन का डिस्निया है या रेस्पिरेटरी। तो ये कराएंगे आप क्या, सॉरी फिर आप ये कराएंगे ना कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्ट।